अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। केपी में शाबाशी लेने वाले पंजाब में धांधली का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने केपी में डिजिटल टेरर सेल बनाया हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब का कहना था कि जो फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उन पर स्टैंप ही मौजूद नहीं। हम भी वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। ये लोग अमेरिका से मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं। फॉर्म 45 को मार्केट में फ्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। जिस वक्त फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे उस वक्त फॉर्म 45 मुरतब किए जा रहे थे। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं, पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं, टीवी स्क्रीन्स की स्क्रीनशॉट जो है वो ठीक है, और फॉर्म 45 अपने पास जो है वो ना स्टैंप है और ना सिग्नेचर्स हैं। ये तरीके इंसाफ की तरफ से जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपया कमाया था, एक सेल कायम किया गया और ये जो सेल कायम किया गया तकरीबन 100 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूं क्योंकि बकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मंसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और मीडिया को उस रात गलत रिजल्ट फीड किए गए। तो ये एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 कैसे जारी हो गए, मुझे जरा जवाब दे दे कोई। एक ही पोलिंग स्टेशन है और फॉर्म 45 2 जारी हो रहे हैं। ये वो डिजिटल टेररिज्म है जो पीटीआई ने किया। जमहूरियत को डीरेल करने के लिए हमने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ जाना है, हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। इंतखाबात में धांधली पर अमरीका से आवाज उठाने का मुतालबा के तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया। अमरीकी साजिश का ढिंडोरा पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अमरीका को ही मदद के लिए पुकार लिया। हुकूमत बनाने के लिए फौरन लॉबिंग भी शुरू कर दी। गैर मुल्की सफीरों से पीटीआई की आदत के राब्तों पर कई सवालिया निशान लग गए। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर। अमरीकी साजिश का ठंडोरा पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अमरीका को ही मदद के लिए पुकार लिया। इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को भी दाव पर लगाने को तैयार। हुकूमत सासी के लिए फौरन लॉबिंग शुरू कर दी। सराय के मुताबिक बरतानिया और अमरीका के सफीरों के साथ राब्ते किए। मरकजी रहनुमा रऊफ हसन ने हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली का वाफिला किया, नोटिस लेने का मुतालबा किया। बैरिस्टर सैफ भी गुज़िश्ता रोज नाम ले लेकर अमरीकी मुदाखलत की दावत देते रहे। बानी पीटीआई क्यों गैर मुल्की ताकतों को बार बार पाकिस्तान में मुदाखलत का पैगाम दे रहे हैं, क्यों अमरीका से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तरीन बयान के मुतमन्नी हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत गलत है तो क्यों सुफरा के सामने रोना रो रहे हैं। गैर मुल्की सुफरा से पीटीआई क़यादत के राब्तों पर कई सवालिया निशान लग गए हैं। और रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। मेरी और बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू पर गलत तासुर लिया जा रहा है। ट्वीट में असद कैसर का कहना था कि कुछ ज़राए अबलाग के नुमाइंदों ने सबाक को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। बाज़े कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के इलेक्शन नताज पर एतराज़ात हैं। हम इलेक्शन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर बयानात के कतई तौर पर हक में नहीं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन और अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। मौलाना फजलुर रहमान सियासत में चले हुए कारतूस हैं। वो सियासत में आ नहीं रहे बल्कि आ गए हैं। अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। वो चाहते हैं तो अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा ही ना लेते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि उस वक्त जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थे, उनका कोई रोल नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान सारे मजे उठाने के बाद अब ये बातें कर रहे हैं। कल इस्लामाबाद में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली। कल एक सियासी जमात, एक जेयूआई और पीटीआई का एक मिलाप हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली थी। बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने डरने की बातें भी की। मौलाना फजल रहमान ने जो कल बात की, उसने जो है जिस वक्त जनरल फैज़ की बात की या बाकी लोगों की बातें की, तो उस वक्त जनरल फैज़ पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। और मौलाना फजल रहमान उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे। हमें तो पीडीएम से निकाला गया था। किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। पीडीएम की जब हुकूमत आई तो उस वक्त ये चाहते, पीडीएम के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते।
लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, उसके बाद आप आ जाए अपना रिलीजियस अफेयर, उसके बाद सेफ्रॉन, डिप्टी स्पीकरशिप, सब कुछ मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं। सियासत में वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। सियासत में जो है वो मौलाना साहब जा रहे हैं, सियासत में आ नहीं रहे हैं। जनरल बाजवा ने तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा, मौलाना ने बात नहीं मानी। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने JUI के सरबराह के दावों की तरदीद कर दी। कहा बाजवा ने सियासी जमातों से कहा था कि तहरीक वापस ले ले तो इलेक्शन हो जाएंगे। ताहम किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है तो अदम एतमाद की ताख़ीर पर नाराज हुए थे। और अब ये जानिए सलमान अकरम राजा किस हैसियत से RO के दफ्तर गए। उनके लोगों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को अगवा किया। काले कोट पहनकर बदमाशी करना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं, ऐसा कहना था रहनुमा PPIPP ओन चौधरी का। उन्होंने कहा कि कल मौलाना के पास जाकर इनकी मिन्नतें की गई। मजीद कहा कि कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका किरदार आपके सामने लाऊंगा। की रात जब राजा साहब 50 से 60 वकला में भी वो वकला थे RO साहब के दफ्तर में बैठते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट बनाने के लिए थ्रेटन करते हैं। हमारी तो कोई फैमिली मेंबर RO के दफ्तर में नहीं था, कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त। आपको क्यों इतना एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपको मिल रहा था प्रोटोकॉल के? आप 70 वकीलों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ RO ऑफिस जाके बैठ जाएं, उनको प्रेशराइज करें। आप किस हैसियत से आप वहां गए? कैंडिडेट अलाउड हैं, 70 लोग तो अलाउड नहीं होते हैं। वहां पर बाकायदा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद का एक माहौल बन गया। इनके लोगों ने हवाई फायरिंग की, इस रिपोर्ट में मौजूद है। अभी मैं जाऊंगा वापस लाहौर और मैंने इनके खिलाफ FIR दर्ज करानी कि जो फिजा इन्होंने पैदा कर दी है। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो फॉर्म 45 ये दें वो ठीक है। या आप सियासत कर लें या आप इस प्रोफेशन की इज्जत रखें। काला कोट पहनकर इस प्रोफेशन के बाकी लोगों की जो इज्जत है उनको खराब मत करें। मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूँ, इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मेरी अवाम, मेरे हल्के की अवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा यहाँ पे। और मौलाना फजलुर रहमान के दावों पर सवालात उठ गए। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने मौलाना के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि मौलाना साहब ये भूल गए हैं कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी उस वक्त जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे। जबकि जनरल बाजवा की अपोजिशन से मुलाकात इस वक्त PTI के वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुई, जिसमें बानी PTI अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को वापस कराना चाहते थे। मौलाना फजलुर रहमान के समात पर पाक फौज के 2 बड़े अहदेदारों का रद्द अमल। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने मौलाना के बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मौलाना का इल्जाम था कि दोनों फौजी अफसरान ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा था। साबिक फौजी क़यादत के सराय का कहना है कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी इस वक्त जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे। जनरल फैज़ नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। जनरल बाजवा से मौलाना की मुलाकात 26 मार्च 2022 को अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई। मुलाकात में फौजी क़यादत ने वाज़ेह किया था कि यह मुलाकात इस वक्त के वज़ीर आज़म बानी PTI की हिदायत पर हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। अपोजिशन रहनुमाओं ने लचक न दिखाई तो इनसे कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए और इसके बदले बानी PTI इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। ज़राए ने जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि साबिक आर्मी चीफ हल्फिया तौर पर मौलाना के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं और तवक्का करते हैं कि मौलाना भी इस बारे में हल्फिया बयान देंगे ताकि सच सामने आ सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दाल हुकूमत के 3 हलकों का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़ुरदारी बहाल कर दी है। NA 235 केस में रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, उम्मीदवारों ने कानून का सहारा ले लिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों का मामला इलेक्शन कमीशन देखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। NA 46, 47 और 48 की इंतखाबी असरदारी से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की इंतखाबी असरदारी बहाल कर दी।
नवाज शरीफ के वकील ने मौके पर बताया कि मेरी ताखीर से आमद पर असरदारी मुस्तरद की गई। NA-15 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं हुई और कई पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बगैर फॉर्म 47 जारी किया गया। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत अब 20 फरवरी को होगी। NA-235 असरदारी केस में इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। और इलेक्शन में मुबैना धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की जेर निगरानी में 30 रोज में नए इंतखाबात की इस्तदा की है। मुबैना धांधली का शो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत ने 19 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनवाई करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की जेर निगरानी 30 रोज में नए इंतखाबात की इस्तदा की है। साथ मुतालबा किया है कि इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। धांधली इलेक्शन कार्रवाई के अहकाम दिए जाएं। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और अभी आपको हम खबर देंगे, NA खुशाब का गैर हतमी नतीजा इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है। इस्तेकाम पार्टी के गुल असगर खान 82,577 वोट लेकर कामयाब, जबकि कौमी असम्बली में IPP की नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गई। सिंध असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें 13 से बढ़कर 14 हो गई हैं। PS 18 घोटकी से आज़ाद उम्मीदवार 57,143 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फहद चौधरी से जानते फहद आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये कौमी असम्बली का हल्का NA-88 खुशाब है, जहां पर कुछ पोलिंग स्टेशंस पर कल गुज़िश्ता रोज दोबारा पोलिंग करवाई गई थी। इसका गैर हतमी मुकम्मल नतीजा इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो, हल्के से जो है आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को PK 90 कोहाट का भी मुकम्मल गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक आफ्ताब आला मफरीदी कामयाब हो गए हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। और NA-88 से IPP को एक सीट मिलने के बाद कौमी असम्बली में मजमूई जो तादाद है IPP की सीटों की, वो 2 से बढ़कर 3 हो गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी तादाद 90 से बढ़कर 91 हो गई है। जी फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते फिर बहाल हो गए। लतीफ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को खैबर पख्तूनख्वा के साथ विफाकी सतह पर भी इश्तराकी अमल का इंदिया दे दिया। आमिर डोगर ने भी तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ से रब्ता कर लिया है। PTI मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की आदत से मुलाकात का भी इम्कान है। हुकूमत सासी का मिशन, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते फिर बहाल हो गए। लतीफ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता किया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ वफाक की सतह पर भी इश्तराकी अमल का इंदिया दिया। लियाकत बलोच ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आमिर डोगर ने तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। PTI मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। पंजाब की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, 4 आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। PP 284 से हाफिज ताहिर कैसरानी, PP 270 से जाहिद इस्माइल शामिल है। PP 206 अवैस रेशक और PP 91 से गजनफर अब्बास ने अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में इजहार एतमाद किया है, जबकि सदर IPP ने पार्टी में शामिल होने वाले मेंबरान का खैर मकदम किया। कहा कि इस्तेहकाम और मुल्क को मजबूत माशी पॉलिसी देना अशद ज़रूरत है। हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल देना चाहते थे। इजलास कमेटी की अपनी क़यादत से मुजाफरत के बायस मुलतवी हुआ। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का मुश्तरका इजलास अब कल होगा।
और बानी पीटीआई के तोशाखाना और साइफर में सजाओं के खिलाफ अपीलें किस अदालत में दायर की गई, पीटीआई के वकला आमने सामने आ गए। लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली जफर के बयानात में तजादात सामने आ गए। बानी पीटीआई के वकला एक पेज पर नहीं, बयानात एक दूसरे की नफी करने लगे। लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साइफर तोशाखाना नैब केसेस में बानी पीटीआई की कैद बामुशक्कत के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। तीनों अपीलें दायर हो गई हैं, ठीक है, जो कन्विक्शंस की थी तो यहाँ हुई है। एक तो सेशन कोर्ट में हुई है, जो तो इद्दत वाली थी वो तो सेशन कोर्ट में हुई है, और जो तोशाखाने वाली और दूसरी अपना जो साइफर वाली है वो इधर ही अपील दायर। जबकि बैरिस्टर अली जफर की राय कुछ और है, कहते हैं अभी सिर्फ तैयारी की है, अपीलें दायर नहीं की। लतीफ खोसा साहब तो इस केस में वकील ही नहीं है। जो अपीलें हैं साइफर केस और तोशाखाना केस में, वो अपीलें मैं दायर कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हैं बाकी वकीला सलमान सफदर साहब हैं, हम लोग फाइल कर रहे हैं। मैं आज इसी के लिए आया हूँ। वाज़ेह रहे कि साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल और तोशाखाना केस में 14 साल की सजा सुनाई गई है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने 10 साल सजा के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अपील में की सजा के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपील वकला सैयद अली बुखारी, सलमान सफदर और तैमूर मलिक के जरिए दायर की गई। पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर अमरीका का इजहारी तशवीश। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहते हैं कि वोटों की गिनती पर नजर रखे हुए हैं। जॉन कर्बी की जानिब से वोटर्स को दबाव में लाने और मुबैना धांधली पर तशवीश का इजहार किया। मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस में दायर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच 20 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मावनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार का आगाज़ मिला जुला रहा। 100 इंडेक्स 18 पॉइंट्स इजाफे से 61,038 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। महंगाई का एक और सैलाब अवाम को डुबोने के लिए 73 पैसे महंगा हो गया। डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 37 पैसे का इजाफा। शहरियों पर गैस महंगी करने का बार भी कर दिया गया है। गैस 67% तक महंगी कर दी गई। इत्तलाक रवा हफ्ते से हो गया। 3 माह के दौरान दूसरी बार गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। माशी बोझ तले दबे अवाम को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 275 रुपये 73 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर कर दी गई। IMF की एक और शर्त भी पूरी कर दी गई। गैस मज़ीद 67% तक महंगी कर दी गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज़ कम कीमत 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज़ कम कीमत 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 4,200 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 400 रुपये और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 1,000 रुपये फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को फंसाया जा रहा है, जबकि असल मुल्ज़िमान को बचाने की कोशिश की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने RJ मॉल आतिशज़दगी केस में मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 7 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर कर ली। केस के तफ्तीशी ऑफिसर शरीफ मियों से तफ्तीश वापस लेने का हुक्म दिया। शहर भर के शॉपिंग मॉल्स की इंस्पेक्शन की भी हिदायत की गई है। फैसले में लिखा कि केस की तफ्तीश SSP सतह के ऑफिसर को दी जाए। हालिया कुछ अरसे में शहर के कई शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स में हिफाजती इंतजामात ना होने की वजह से आग लग चुकी है।
गाज़ा की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम थम ना सके। 7 अक्टूबर से जारी जारियत में 28,000 से ज़ायद शहादतें। नासिर अस्पताल पर इसराइली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। सहूनी फौज ने डॉक्टर्स और मरीजों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। मगरबी किनारे में भी इसराइली पुलिस ने घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए। सफाक इसराइल ने नासिर अस्पताल पर दोबारा बारूद बरसा दिया। जंगी जराइम का irtikab करते हुए तिब्बी अमले और मरीजों पर गोलियां चलाईं। इस दौरान इसराइली स्नाइपर्स भी ताक ताक कर निहत्तों को निशाना बनाते रहे। फायरिंग से साले अल जाफरी समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में खातून ने इसराइली मसालिम की रुदात सुनाई। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने घरों पर छापे मारे और 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली मसालिम के जवाब में अल कस्साम की मुज़ाहमत पूरी कुव्वत से जारी है। जनूबी गज़ा में इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इमारत को निशाना बनाया, कार्रवाई की फुटेज जारी कर दी। दावा किया कि इस हमले में इसराइली फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इसराइली आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया कि हमले में एक एहलकार हलाक और 6 फौजी जख्मी हुए। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद नेतन्याहू को सुकून न आया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को भी जंगबंदी पर ना कर दी। सदर बाइडन से 40 मिनट तवील फ़ोन कॉल में कहा, फ़लस्तीनी रियासत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसा करना हमास के आगे हार मानने के मुतरादिफ होगा। और खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब 12 मसालों की चाट होगी। मैदान में जंग छिड़ने से पहले मौसीकी का तड़का लगाया जाएगा। गुलकार अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लेजर शो का एहतमाम भी किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।